अब उन्हें लगता है कि हमें कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए। तो सिंपली से आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम पेपर यहाँ पर हो चुके हैं, जैसे कि 2022 से लेकर 2024 का, उन सारे मॉडल पेपर को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करके हम एक प्रैक्टिस सेट रेडी किए हैं, जो कि यहाँ पर आपका टॉप 25 एमसीक्यू होने ही वाला है। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आइए हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन को देख लें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मातृभूमि कविता में कवि ने मातृभूमि का सुशोभित किसे कहा है। यानी कि क्वेश्चन समझिए कि जो आपका मातृभूमि है, मातृभूमि में जो कविता है, तो जो आपका मातृभूमि के जो कविता है उसमें जो कवि है उन्होंने मातृभूमि को किसी से यहाँ पर सुशोभित किया है। नीले आकाश को, तारों को, या फिर तारों से, या फिर सूर्य और चंद्रमा को, या फिर सूर्य चंद्रमा से, या फिर शिवना को। तो याद रखिएगा जो आपका मातृभूमि का जो कविता है वो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से यहाँ पर क्या है, सुशोभित किया है। और आपका ये चैप्टर भी है। तो हम यहाँ पर मॉडल पेपर में ऐसे ही टिक करते जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आंसर इनका पता होगा तो सिंपली से आप लोग यहाँ पास कमेंट यहाँ पास क्या करते जाइएगा। हम आगे और बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान कब से यहाँ पर सम्मानित किया था, या फिर कब यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 1953 में, 54 में, या फिर 1955 में, या फिर 1952 में। तो याद रखिएगा जो आपका मैथिली शरण गुप्त है उन्हें यहाँ पर 1953 में क्या किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1953 में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपकी एग्जाम में जरूर रिपीट होगा। इसके बाद फिर पूछा गया है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। भारत भारती का जो है प्रकाशन है 1912 में हुआ था। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्ता जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी। तो डॉक्टर पूर्ण सिंह हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, या रामचंद्र शुक्ल हो गए, या फिर पीताम्बर दास हो गए। यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके संपर्क में आकर या फिर उनके साथ यहाँ पर रहकर, उनके संपर्क या फिर उनके कांटेक्ट में यहाँ पर आकर उन्होंने खड़ी बोली का रचना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अब यहाँ पर आपको रचना बताना है, क्या उर्मिला है, या यशोधरा है, या फिर केकई है, या फिर सकेत है। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का जो रचना नहीं है वह है आप लोगों का केकई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की जो यहाँ पर मानद उपाधि प्रदान की गई थी। जो यहाँ पर डीलिट की जो मानद उपाधि है वो यहाँ पास 1948 में यहाँ पास प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। कैफायरी नानी, बूढ़ी काकी, पूस की रात, या फिर कफन। तो यहाँ पास आपका कैफायरी नानी, जो आपका कैफायरी नानी है, ये प्रेमचंद्र की यहाँ पास कहानी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास ग्रंथ में किस नवाब के शासनकाल का जिक्र है। क्या पूछा गया है, भारत के इतिहास ग्रंथ में किस नवाब के शासनकाल का जिक्र है। वाजिरुल्लाह जाफर का, नाजिम अली शाह का, वाजिद अली शाह का। यहाँ पर डबल क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वाजिद अली शाह का यहाँ पास भारत इतिहास के ग्रंथ में यहाँ पास नवाब के नाम में यहाँ पास शासनकाल का जिक्र है। किसके नाम से यहाँ पास है, नवाब के नाम से शासनकाल में यहाँ पास जिक्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोज अली का क्या व्यवसाय था। क्या व्यवसाय था, वो क्या करते थे, खेती करते थे, या फिर व्यापार करते थे, जासूसी करते थे, या फिर सैनिक थे। तो यहाँ पर जासूसी यहाँ पास किया करते थे। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी। जितने भी यहाँ पर लेखक होते हैं, जितने भी यहाँ पर कवि होते हैं, तो उनके जो मृत्यु हो गया, जन्म हो गया, और फिर कहाँ कहाँ वो पैदा हुए हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी। क्या उनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था, 18 अक्टूबर 1935 में, या फिर 7 अक्टूबर 1936 में। तो याद रखिएगा उनका मृत्यु यहाँ पास 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था, यानी कि ए नंबर आपका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किस तरह की कहानी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। हम यहाँ पास पहला इंपॉर्टेंट सेट देख रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उनका हम लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट अलग से ही बनाकर रख देंगे। तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, शतरंज के खिलाड़ी
किस तरह की कहानी है, राजनीतिक संघर्षों की है या फिर ऐतिहासिक संघर्षों की है या फिर देश प्रेमी संघर्षों की है, सामाजिक संघर्षों की है जिसमें से आप लोग शतरंज के खिलाड़ी में सुने होंगे। अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे तो सिंपली से हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है मिर्जा की बेगम ने मिर्जा को कहाँ जाने को कहा था, न्याय के पास, अपने मकान में, या फिर नवाब के पास, या फिर मस्जिद के पास। तो उन्होंने यहाँ पर नवाब के पास भेजा था, यानी कि सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीर रोजा अली और यहाँ पर जो सज्जाद अली है वो प्यादों को यहाँ पास क्या करते थे, क्या वो बेचते थे या खरीदते थे या फिर सजाते थे या खेलते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग यहाँ पास पढ़े होंगे तो याद रखिएगा खेलते थे। उन्होंने यहाँ पर जो प्यादे हैं यानी शतरंज के जो खिलाड़ी है इसमें वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जुए के लत में यहाँ पर आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पास कहानी बना हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे समझिए वो क्या करते थे, यहाँ पास खेलते थे। जब हम लोग चैप्टर यानी कि हम लोग पाठ पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पास राइट आंसर यहाँ पर देते रहिएगा। इसके बाद पूछा गया है अवध में कौन सी तस्वीर बनी थी, बच्चे के खेलने पर, बैठती औरत की, या फिर बूढ़ी औरत झूले की, या फिर अपचारिकता की औरत झूले की, या फिर सैनिक की। तो यहाँ पास है बूढ़ी औरत और झूले की यहाँ पास क्या तस्वीर यहाँ पास बना था। कहाँ बना था, वो आपके अवध में बना था। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद लेखक को कहाँ लेकर गए थे, अपने कार्यालय में लेकर गए थे, अवध के रजवाड़े में लेकर गए थे, या फिर खेतों में, या फिर अपने घर में। तो वह अपने कहाँ लेकर गए थे, अपने कार्यालय में लेकर गए थे जहाँ वो काम किया करते थे। इसके बाद है रतन जोशी के लेखक का प्रमुख विषय क्या रहा है, नाटक रहा है या फिर व्यंग्य लेखन रहा है या फिर उपन्यास रहा है या फिर कहानी रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका व्यंग्य लेखन। जो आपका व्यंग्य लेखन है वो आपका रतन जोशी के लेखक है, उनके लेखक का प्रमुख विषय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीकांत नामक उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था, फिर बांग्ला में लिखा गया था, फिर उर्दू में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर श्रीकांत नामक जो उपन्यास है वो बांग्ला में लिखा गया था, यानी कि सी नंबर राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रंग रामायण मूल रूप से किस भाषा की रचना है, तेलुगु की है, तमिल की है, संस्कृत की है या फिर मराठी की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आप लोगों का तेलुगु का, यानी कि ए नंबर आपका राइट होगा। अनामक जातक किस संप्रदाय का ग्रंथ है, याद रखिएगा क्या पूछा गया है, अनामक जातक ये किस प्रकार का ग्रंथ है, सिख है, बौद्ध है, जैन है या फिर बौद्ध है। तो यहाँ पर डबल आ गया है, तो लेकिन यहाँ पर बता दूं वह आपका बौद्ध ही धर्म है। अगला क्वेश्चन है राम शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, जैन से, राम से, बौद्ध से या फिर रम से। तो इनमें से केवल एक ही है, वो है रम। रम से ही यहाँ पर राम शब्द की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है रामायण में सीता को और किस नाम से जाना जाता है, वैदेही से या फिर सभी से। तो यहाँ पर है आपका सभी से, यहाँ पर रामायण में जो सीता है उनको नाम से जाना जाता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय काव्य शास्त्र में आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को कहा जाता है या फिर तुलसीदास को कहा जाता है या फिर कृतिवास को कहा जाता है या फिर कालिदास। मोस्ट इंपोर्टेंट वाल्मीकि को, वाल्मीकि जो है यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र में जो आदि कवि हैं उन्हें यहाँ पास कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साहसपूर्ण आनंद की उत्तम का नाम डेस है, क्षेम है, उत्साह है, क्षमा है या फिर उदारता है। तो यहाँ पर जो साहसपूर्ण आनंद की जो उत्तम नाम है वह है यहाँ पास उत्साह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्साह। अगला क्वेश्चन है निर्यातन है एक आलोचनात्मक ग्रंथ है या फिर अद्वितीय कृति है, नियमों का यहाँ पर संग्रह है या फिर समालोचन कृति है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर वो क्या है, एक अवलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है उत्साह को किसकी या फिर किसी विशेष अनुभूति माना गया है, किसे माना गया है उत्साह, या फिर सुख या फिर दुख को माना गया है या फिर तन या फिर मन को या फिर मन की या फिर कर्म या फिर फल की या फिर में से कोई नहीं। तो उत्साह जो होता है वो यहाँ पास है सुख और दुख। सुख में भी यहाँ पर उत्साह होते हैं, कभी कभी यहाँ पर दुखी भी यहाँ पास होते हैं। तो इनमें यहाँ पर इन्हें जोड़ कर रखा है। अगर जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ तन है वहाँ मन भी होगा, वहाँ मन भी होगा, जहाँ कर्म है वहाँ फल भी मिलेगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पास बनाया गया है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मयोग है। यह कथन किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद ने या फिर शरद जोशी ने या फिर रामधारी दिनकर ने। तो यहाँ पास कहा था उन्होंने प्रेमचंद्र ने कहा। उत्साह निबंध है क्या है,
क्या वह ललित निबंध है, क्या फिर वो स्मरण है, क्या फिर रेखा चित्र है, या फिर भावनात्मक, या फिर मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तेजक क्या है, वह आपका ललित निबंध है। इसमें से कौन सी रचना रामधारी दिनांकर की नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, राम की शक्ति पूजा और रश्मि रथी। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह आपका बापू। यहाँ पर जो बापू है वो यहाँ पर रामधारी दिनांकर का रचना यहाँ पास नहीं है। भारत में जो एक समान भाव है वह किसकी देन है? हमारी भाषाओं की या धर्मों की, हमारे भूगोल की, भूगोल है उसके कारण ही भारत में एक समान का यहाँ पास क्या है, भाव है। दिनकर ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं उन्होंने? महाकाव्य, निबंध, प्रबंध काव्य, या फिर यह सभी। तो उन्होंने यहाँ पर यह सभी यहाँ पर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वारिका स्तंभ मठ का नाम है? ये ज्योतिष पीठ है, शारदा पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है, या फिर गोवर्धन पीठ है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका द्वारका स्तंभ है उसका नाम शारदा पीठ रखा गया है। आदि शंकराचार्य का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? केरल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? तो उनका जन्म यहाँ पास केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ में अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गोकर्ण को, या फिर चंडनाथ को, या फिर सुरेश को, या फिर हस्तामलक को? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हस्तामलक। जो हस्तामलक है उन्होंने यहाँ पर शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों को कितने वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया है? 3, 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 6? तो यहाँ पर उन्होंने केवल 4 यहाँ पास क्या किया गया था, उन्हें बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के दर्शन का मूल आधार है? द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, भेदवाद है, या फिर अद्वैत दर्शन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट में से अद्वैत दर्शन, जो यहाँ पर अद्वैत दर्शन है उसके कारण ही शंकराचार्य के दर्शन का क्या है, मूल आधार है। अगला क्वेश्चन बनता है, सार शब्द है, अनेकार्थी है, विकारार्थी है, या फिर एकार्थी है, या फिर समानार्थी है? तो जो सार है वो यहाँ पर अनेकार्थी है, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 80 शब्द का अर्थ है? सखी है, मधु है, भौंप है, तलवार है? तो यहाँ पास है आपका तलवार। जो आपका तलवार है उसे हम 80 शब्द का अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल है, अनल है, समीर है, गगन है? जो आपका अनिल है उसे हम लोग समीर भी यहाँ पास कहते हैं। खंडन का विलोम होगा या फिर होता है? कोण है, खंडित है, तार्किक है, या फिर मंडन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो यह है आपका मंडन। जो आपका मंडन है उससे यहाँ पर खंडन होगा, खंडन का मंडन। दिशाएं, जिसका शब्द हो उसे क्या कहा जाता है? नीलांबर कहते हैं, पीतांबर कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, या फिर क्षेमांबर कहते हैं? यहाँ पर दिगंबर यहाँ पास कहा जाता है। दिशाएं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल को कहा जाता है? यौगिक, संधि, संकर, या फिर समास? तो उसे हम लोग संधि कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विभक्त शब्द का संबंध है? उदिताकरण से, भाषा से, धर्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से? क्या इन्हें सभी कहा जाता है? जो आपका विभक्त है उस शब्द का संबंध यहाँ पास भाषा से है। भाषा क्षितिज तथा स्पष्ट ध्वनियों का नाम जिसमें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। परिभाषा एक किसने दिया था? भोलानाथ तिवारी ने दिया था, स्वीट ने दिया था, क्रोचे ने दिया था, फिर बाउस फॉर्म ने दिया था। तो यहाँ पर जो स्वीटी है उन्होंने यहाँ पास दिया था कि भाषा सतित तथा स्पष्ट ध्वनियों का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा वे शब्द अथवा संकेत है जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और उसके अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? शैपिर का है, फेयरचाइल्ड का है, मिचेल का है, या फिर पीबी यंग का है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका शैपिर। यहाँ पर जो शैपिर है उनका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उदारीकरण शब्द का सर्वाधिक व्यापक प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? क्या उदारीकरण का? सामाजिक में, आर्थिक में, धार्मिक में, या फिर राजनीतिक में? तो यहाँ पर ज़्यादातर आर्थिक में यहाँ पास होता है उदारीकरण का। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वह है आपका निम्न में से एकात्मक भाव किसे कहते हैं? द्वैत को कहते हैं, अद्वैत को कहते हैं, वेदांत को कहते हैं, या फिर आज्ञा को कहते हैं? तो यहाँ पास अद्वित्व को यहाँ पास क्या कहते हैं? एकात्मक भाव कहते हैं। ये पूरे क्या है आपके ये यह आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। अब हम और भी यहाँ पर सेट लेकर आएंगे। जितने भी यहाँ पर आपके हिंदी, इंग्लिश हो गए, जितने भी यहाँ पर फाउंडेशन है वो आप लोग का जो क्लास है वो कब लगा करेगा? सुबह यहाँ पर लगा करेगा। सुबह आप लोगों का
8 से लेकर 10 के अंदर ही आपका जो वीडियो है वो डेली यहाँ पास आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पास एक्टिव रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।